Hello student, today we are talk about CLAT. What is the CLAT? How to crack CLAT? CLAT क्या होता है, इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाता है और CLAT के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। वर्तमान में साइंस में नीट और आईआईटी और कॉमर्स के जो स्टूडेंट है 12th के बाद में वो CLAT की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हर एक दशक में एक रुझान आता है, नीट का, आईआईटी का, इंजीनियरिंग का, कॉमर्स का, क्लेट का। तो अभी जो रुझान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान कंपटीशन में आने वाला है, वो है क्लेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की। और पूरे देश के लिए ऑल इंडिया एग्जाम होता है और भारत सरकार की 24 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो क्या बनते हैं क्लेट से, क्या करियर ऑप्शन है इस क्लेट में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्लेट का सिलेबस क्या होता है और क्वालिफिकेशन क्या होती है और कितनी एज ग्रुप वाले स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो क्लेट एक ऑल इंडिया लेवल का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है जो प्रति वर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। और इस क्लेट में अगर आप देखें तो पावर ऑफ लॉ का मतलब है कि यहां से आप जज या वकील बनेंगे, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम जज या वकील ही क्यों बने। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान इस धरती पर जो भी काम करता है वो अपनी पावर को जनरेट करने के लिए करता है, और इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई प्रोफेशन है तो वो यही है। अगर आप जानना चाहें तो मैं इसको साबित कर सकता हूं कि ये पावरफुल प्रोफेशन कैसे हुआ। तो आप देखिए कि पावर ऑफ लॉ, जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना लॉयर थे और पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। और जिन्ना की जो पहचान है एज ए लॉयर थी। आप देखिए जो नोट अभी जो धूम मचा रखी है दुनिया में, करेंसी के ऊपर इन्होंने अपनी जो जगह बनाई है, ये है पावर ऑफ लॉ। आप देखिए पावर ऑफ लॉ, इस बच्चे को आप नहीं जानते हैं लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को आप जानते हैं। यह है पावर ऑफ लॉ, जिन्होंने अपने करियर में लॉ चुना और लॉ के माध्यम से आगे बढ़े और देश के पहले प्रधानमंत्री तक यहां पहुंचे और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। पावर ऑफ लॉ मोहम्मद अली जिन्ना। पावर ऑफ लॉ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम आज अगर याद कर रहे हैं तो लॉयर के रूप में ही करते हैं। इनकी डिग्रियां, इनका नॉलेज, इनकी कानून की जानकारी, और यही इनकी पावर थी। पावर ऑफ लॉ आप देख सकते हो, यहां पर 3 महान व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने देश में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, और ये सब लॉयर थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। देश की दिशा बदल दी थी इन्होंने और अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। ये है पावर ऑफ लॉ। आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जाने माने लॉयर थे। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, और यह है पावर ऑफ लॉ। आप देख सकते हैं कॉर्नेलिया सोराबजी, जो देश की पहली महिला लॉयर थी ब्रिटिश काल में, और पावर के बारे में, महिला शक्ति को इंस्पायर करने वाली थी कॉर्नेलिया सोराबजी। आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो महिलाएं थी, पावर ऑफ लॉ आप यहां भी देख सकते हैं कि जितनी महिलाएं आप देख रहे हो, चाहे वो सरोजनी नायडू हो, दुर्गाबाई देशमुख हो, विजय लक्ष्मी पंडित हो, सुचेता कृपलानी हो, अम्मू स्वामीनाथन हो, ये जितनी महिलाएं हैं इन्होंने संविधान निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था, और ये सारी की सारी लगभग लॉयर थी, कानून की पढ़ाई की हुई महिलाएं थी, और इन्होंने पहचान बनाई इस कानून की पढ़ाई से। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में 15 महिलाएं थी, और इन 15 महिलाओं में 90% लॉयर थी। आप अगर देखें तो पावर ऑफ लॉ आप यहां भी देख सकें, देश के संविधान का निर्माण किसने किया है? लॉयर्स ने किया है। ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक का नाम अगर आपने सुना होगा कि आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने कहा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हेवन ऑफ लॉयर्स, कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि वकीलों ने इस संविधान का निर्माण किया है
और इस असेंबली में 90% जो लोग थे उन वकील थे, लॉयर थे, क्योंकि उस समय ये लॉयर ही थे जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इनको नॉलेज था सिस्टम का, देश और दुनियादारी के बारे में इनको पता था और जनता को एक सही दिशा प्रदान कर रहे थे। यही लोग चुनाव जीतकर असेंबली में आए और इन्होंने देश का संविधान तैयार किया था। तो ये है पावर ऑफ लॉ। आप देखें, हम क्लेट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लेट से पहले आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि क्लेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी है वो अगर दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी खड़ा हो जाए तो उसकी पहचान एक अलग व्यक्तित्व के रूप में होगी। यानी कि नॉलेज सिस्टम की और सिस्टम को चलाने वाली उन कानूनों की होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से, क्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। आप अगर देखें कि क्लेट में एक्चुअल में है क्या पूछा जाता है। यूजी क्लेट की बात कर रहा हूं। यूजी का मतलब यहां पर मेरा है अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि 12th पास बच्चों के लिए, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार की टॉप लेवल की गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। और इसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज से कुछ भी है, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। मिनिमम एज का उल्लेख नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन 10+2 का प्रावधान किया है कि आपकी 12th पास होना जरूरी है और 12th में आपके परसेंटेज कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC या ST में आते हैं या फिजिकली आप डिसेबल हैं तो 40% मार्क्स से भी आपका एडमिशन हो सकता है। और 12th में अपीयरिंग अगर आप हैं, यानी कि 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और अभी 12th के एग्जाम आप देने वाले हैं, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 12th के साथ में भी इस एग्जाम को दिया जा सकता है। लेकिन जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लें और लॉ यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होता है, उस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उस समय 12th कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। यहां पर एग्जाम कंडक्टेड बाय कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, यानी कि भारत की विधि विश्वविद्यालयों का जो संघ है उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। भारत सरकार की ये संस्था है जो एग्जाम हर साल लेती है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन का सिस्टम इसमें नहीं है। पेन और पेपर और OMR लेकर उपस्थित होना पड़ेगा। मीडियम ओनली इंग्लिश मीडियम होता है, ये हिंदी मीडियम का सिस्टम ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी इस एग्जाम को देना चाहता है तो आपको पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। हालांकि इसकी भी चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अब तक ये एग्जाम जो है इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25% है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया और 1 क्वेश्चन सही कर दिया तो नंबर है 0, उसे कहते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो इस प्रकार से ये एग्जाम का पैटर्न और एलिजिबिलिटी का प्रावधान इसमें किया गया है। क्लेट में क्या पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन आता है, इसका सिलेबस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल है, तो यहां इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसमें सारे के सारे जो 120 क्वेश्चन है वो सारे के सारे पैसेज फॉर्मेट में होते हैं। एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए आंसर में से आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। यानी कि पेपर के अंदर आपको उत्तर मिलेगा और उस उत्तर में से आपको छांट कर आंसर करना है कौन सा सही होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पैसेज होंगे। करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ये आपसे पूछे जाएंगे पैसेज में। लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब है जनरल मैथमेटिक्स, 10th लेवल की मैथमेटिक्स, जैसे परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर इन सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें माइनस मार्किंग आपकी होगी
0.25। हाउ टू प्रिपरेशन। अब आता है कि आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तैयारी आप करते हैं तो आपको करंट से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आपने जो भी चीजें सीखी है और उसी के आधार पर आपको बिल्डिंग तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यूज़पेपर दो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो एक है द हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों ही ऑल इंडिया लेवल के न्यूज़पेपर है। बहुत ही शानदार एडिटोरियल आते हैं इसमें, और इसमें केवल और केवल आपको एडिटोरियल पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको खबरें नहीं पढ़ना है कि कहां पर क्या हुआ, कहां एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मारे गए, कहां आग लग गई। इससे आपको कोई लेने देना नहीं है। तो लेना देना किससे है? लेना देना है आपको एनालिटिकल एबिलिटी से, यानी कि आपको थिंकर्स की थॉट को जानना है। अगर आप डेली एक एडिटोरियल पढ़ते हो तो 30 दिनों में आपने 30 बड़े बड़े महान विद्वानों की थॉट को गेन कर लिया, उनके विचारों को गेन कर लिया, और आपकी एक नई थॉट बन जाएगी। और एडिटोरियल से आपको बेनिफिट होता है, एक रीडिंग स्पीड बढ़ती है, क्योंकि वहां पेसेज फॉर्मेट में जब क्वेश्चन होगा तो 450 शब्दों का पेसेज होगा, 450 वर्ड्स में एक पेसेज होगा, और उसको आप कितना जल्दी पढ़कर समझ सकते हैं, और नीचे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। और इसमें आगे स्टूडेंट वही रहेगा जिसकी रीडिंग स्पीड जबरदस्त है अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और उसके साथ साथ में वो एनालिटिकल पावर भी रखता हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस प्रकार की चीजों से आपको वाकिफ होना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। रोजाना कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको अवश्य देना चाहिए, और मॉक टेस्ट देने से आप अपनी कमजोरी का पता लगा पाएंगे, कितने टाइम में आप पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और हर बार आपके कुछ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कि इस चीज को जानकारी के लिए और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट अवश्य दें। डेवलप रीडिंग हैबिट विद अंडरस्टैंडिंग डीप कॉन्सेप्ट, यानी कि रीडिंग हैबिट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त बने और समझ आपकी बहुत अच्छे से हो, और डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। उसके बाद में आता है 1 ईयर प्रिपरेशन विद 11th 12th, यानी कि आप 11th और 12th के साथ में 1 साल की प्रिपरेशन से ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे IQ वाले हैं तो आपको 6 महीने काफी है, अदरवाइज कम से कम 1 साल आपको समय देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप कोचिंग कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं ऑफलाइन आपके आसपास है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो आप खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। रूटीन बनाकर 8 से 9 घंटे अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो ये एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को आपने स्कूल में भी पढ़ा है, आपने इंग्लिश पढ़ी है, करंट अफेयर से आप हमेशा टच में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। एक चीज जो लीगल रीजनिंग है, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। लॉजिकल रीजनिंग तो ठीक है, लीगल रीजनिंग जो कानून से संबंधित है, हिंदू लॉ के बारे में पता होना चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको BNS के बारे में पता होना चाहिए। ये कानून की जानकारी से संबंधित होगा, और इसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री से संबंधित और इंडियन कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्वांटिटिव टेक्निक है उसको केवल प्रैक्टिस में रखना है, और उसकी प्रैक्टिस करके आप आराम से वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखें करियर ऑप्शन क्या है, क्लेट को क्लियर करने के बाद में आपने अगर लॉ कर लिया, LLB कर लिया, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी में आपका जब एडमिशन हो गया, देश की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में, तो आपका प्लेसमेंट भी तुरंत होता है। प्लेसमेंट बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं वो हायर करती है, और उनको लीगल एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है, और वहां से वो डायरेक्ट जो है इस प्रकार से हायर करते हैं।
हो सकता है आपके एडमिशन करने के 1-2 साल में ही आपको ऑफर मिल जाए, आपको डिग्री के बाद में इस कंपनी को ज्वाइन करना है। इस प्रकार के एग्रीमेंट भी करवाए जा सकते हैं। लीगल कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं। जुडिशियल सर्विस आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं आप। जज बन सकते हैं अगर आपको न्यायिक सेवा माना है तो। बाकी लॉयर, आप देश के टॉप लेवल के लॉयर बन सकते हैं। पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे जो लॉयर हैं वो आरजेएस से निकले हुए हैं, मतलब क्लेट से निकले हुए हैं। क्रिमिनल डिफेंस लॉयर बन सकते हैं आप। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लॉयर बन सकते हैं। लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं आप। एकेडमिक में टीचर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आगे एलएलएम करके। और जर्नलिज्म बन सकते हैं, लीगल जर्नलिज्म। और लिटिगेशन बन सकते हैं। लिटिगेशन यानी कि किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, उसका पक्ष रखना कोर्ट में, उसका केस लड़ना, हियरिंग करना वगैरह वगैरह। और एकेडमिया में आप रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन है इसमें। यानी कि क्लेट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका करियर एकदम सुरक्षित है। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं आगे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। बस आपको यहां से क्लियर करके एलएलबी करना है। उसके बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरे नंबर है, इसमें आप मिलना चाहते हैं तो बीकानेर में जेएनवी कॉलोनी, व्यास कॉलोनी में श्रीराम क्लासेस आकर आप पर्सनली मिल सकते हैं। आपको मैं गाइड कर सकता हूं अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो। और बाकी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने यहाँ पर। मॉक टेस्ट जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये था क्लेट के बारे में आपको महत्वपूर्ण जो है बेसिक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। और इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे मिलिए, आप पूछ सकते हैं, कभी भी आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।